हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए है 70 से 75, बी है 75 से 85, सी है 90 से 110 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 90 से 110, क्योंकि 90 से 110 बुद्धि लब्धि के जो बालक होते हैं ये सामान्य बालक होते हैं, यानी सामान्य बालकों का बुद्धि लब्धि 90 से 110 होता है। और बाकी उसको छोड़ के जो 89 से नीचे जो भी बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं पिछड़ा बालक और मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, और जो 110 से ऊपर आते हैं, 120 या 140 से ऊपर, वो सब प्रखर बुद्धि और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि पिछड़ा बालक जो भी होते हैं ये सब विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, और केवल सामान्य जो बालक होते हैं वही सामान्य होते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा था कि विशिष्ट बालक के किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा 90 से 110। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या दूसरा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। वही प्रश्न है एक तरह से, देखिए तो कौन से बालक हैं। ऑप्शन ए है सामान्य बालक, बी है दिव्यांग बालक, सी है तीव्र बुद्धि वाले बालक और डी है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सामान्य बालक। जो सामान्य बालक होते हैं वो सामान्य होते हैं, बाकी जो सभी या तो दिव्यांग हो या पिछड़ा हो, मूर्ख हो, तीव्र बुद्धि वाला हो, प्रखर बुद्धि वाला हो, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा, क्योंकि यह नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या तीसरा, ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया। ऑप्शन ए है किर्क, बी है इताई, सी है लुईस और डी है एलिस। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा लुईस। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का विकास किया था तथा ये फ्रांस के शिक्षाविद थे। प्रश्न के 4 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, बी है श्रव्य दृश्य सामग्री, सी है भाषा प्रयोगशाला और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखिए भाषा कौशल के अंतर्गत 4 आता है, 4 भाषा कौशल होता है, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। इनके विकास हेतु उपकरण ये हैं, कंप्यूटर भी हो, इससे भी भाषा कौशल के विकास में मदद मिलेगा, और दृश्य श्रव्य सामग्री में से भी, यही तो कंप्यूटर और टेलीविज़न और स्मार्ट क्लास जो होते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री होता है। और सी है भाषा प्रयोगशाला, ये सभी उसके विकास के उपकरण हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 5, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न 2023 में भी पूछा हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 1992। प्रश्न क्या 6 है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। ऑप्शन ए है दृष्टि दोष बालकों के लिए, बी है वाणी दोष बालकों के लिए, सी है मंद बुद्धि बालकों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित होते हैं, इसका ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर होगा। दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। क्या विकास लुईस ब्रेल ने किया था, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। अगला प्रश्न, प्रश्न के 7, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 2%, बी है 4%, सी है 3% और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 4%। प्रश्न के 8 है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है कानपुर, बी है नागपुर, सी है देहरादून और डी है नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा नई दिल्ली। एक्चुअली जो होता है अस्थि बाधितों हेतु संस्थान है वो कोलकाता में स्थित है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में कोलकाता नहीं दिया हुआ है। इसका नई दिल्ली इसलिए सही होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसमें जो भी शारीरिक विकलांगता होगी सभी आ जाएंगी, चाहे वो अस्थि बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, मानसिक रूप से विकलांग हो या श्रवण विकलांगता हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और ऑप्शन सी दिया हुआ है देहरादून, देहरादून में दृष्टि बाधित संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए है विकलांगता, बी है रोगग्रस्तता, सी है अक्षमता और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। जो सामान्य शिक्षा होगा केवल उसको छोड़ के जो भी शिक्षा होगा विकलांग के लिए, असक्षम बालक के लिए या फिर रोगग्रस्त जो बालक होते हैं, ये सभी दृष्टि शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है।
उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी है बरेली में, सी है वाराणसी में और डी है इलाहाबाद में। तो 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इलाहाबाद में, जो कि जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। प्रश्न संख्या 11 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्या करने योग्य है, बी है क्या न करने योग्य है और सी है अ और ब दोनों, यानी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। निर्देशन में तो यही दिया जाता है कि निर्देशन और परामर्श में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी को तो निर्देशन कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, सही दृष्टि कहलाती है। ऑप्शन ए है 6/6, बी है 6/9, सी है 6/12 और डी है 0.6/0.18 होगा, ये पॉइंट होगा। वैसे ही ऑप्शन गलत है, इससे कोई अर्थ नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 6/6। ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, 2023 में भी आया था। प्रश्न संख्या 13 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है तीव्र गति से अध्ययन, बी है संयुक्त कार्यक्रम, सी है व्यक्तिगत ध्यान और डी है उपयुक्त सभी। तो 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है, कितना प्रतिशत? ऑप्शन ए है 90%, बी है 50% और सी है 40% और डी है 60%। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 90%। जो NGO होते हैं उसी को स्वयंसेवी संस्थान कहते हैं, उसको 90% भारत सरकार अनुदान देती है और 10% खुद उन संस्थाओं को लगाना रहता है उसमें। जैसे कि वृद्धा आश्रम हो गया, उसमें 90% अनुदान भारत सरकार देगी और जो वृद्धा आश्रम खोलेगा जो भी संस्थान या जो भी व्यक्ति, उसको 10% लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, समस्यात्मक बालक है। ऑप्शन ए है झूठ बोलने वाला, बी है चोरी करने वाला, सी है माता पिता का कहना न मानने वाला और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी तरह के जो बालक होते हैं समस्या उत्पन्न करते हैं, यानी समस्यात्मक बालक हैं, इनको सुधारना एक समस्या है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? उत्तर, पर्यवेक्षण किसी कार्य, प्रक्रिया या गतिविधि को बिना कोई टीका टिप्पणी या हस्तक्षेप के किए ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। यानी पर्यवेक्षण का होता है कि खोजबीन करना, कोई भी घटना घट रही है वहाँ पे आप जाके उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि कैसे हुआ, तो उसी को पर्यवेक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निदान एवं उपचार को समझाइए। उत्तर, पहला हेडिंग लिखेंगे आप निदान। परंपरागत रूप से निदान को उसके संकेतों और लक्षणों से किसी बीमारी की पहचान करने की कला के रूप में परिभाषित किया गया है। निदान में समस्या का पता लगाया जाता है और उपचार है उन सभी पदार्थों या प्रक्रियाओं को उपचार कहते हैं जो रोग से मुक्त प्रदान करते हैं, जैसे औषधियाँ, शल्य चिकित्सा, जीवन शैली में परिवर्तन आदि। उपचार में समस्या का समाधान करते हैं। देखिए, निदान होता है समस्या का पहचान करना और उसको दूर करने की प्रक्रिया को उपचार कहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे शिक्षण कार्य में ही क्यों ना हो। प्रश्न संख्या 18 है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। उत्तर, पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर निम्न है। पहला है, पर्यवेक्षण अनौपचारिक है, इसकी मांग उत्पन्न होती है, जबकि निरीक्षण औपचारिक एवं अस्वाभाविक है। दूसरा अंतर हो जाएगा दोनों में, पर्यवेक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि निरीक्षण का स्वरूप अत्यंत सीमित होता है। तीसरा है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य सूचना को सुनिश्चित देना है जबकि निरीक्षण का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई? उत्तर, नरेंद्र समिति 1935 की सिफारिश पर जुलाई 1947 में उत्तर प्रदेश की प्रयागराज इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 20 है, परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। उत्तर, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, पहला है जिला चिकित्सालय, दूसरा है मनोविज्ञानशाला प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तीसरा है मंडली मनोविज्ञान केंद्र। 2 पूछा था, यहाँ पे 3 हमने बता दिया, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, परामर्श के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को भविष्य की समस्याओं को हल करने में मदद करना और व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक विकास को बढ़ाना भी है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 22, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर लिखिए। उत्तर, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर। पहला है, शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है जबकि निर्देशन एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षण के लिए एक शिक्षक का पूर्ण शिक्षित होना अनिवार्य है जबकि निर्देशन के लिए एक शिक्षक का पूर्ण शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। देखिए, शिक्षण उसे कहते हैं कि जो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको शिक्षा दिया जाता है, वो शिक्षण कहलाता है। और जो निर्देशन होता है उनको सलाह दिया जाता है। निर्देशन का अर्थ सलाह से ले सकते हैं। इसमें आपको पूर्ण रूप से टीचर को शिक्षित होना जरूरी नहीं है। और जो सोच अच्छा रखता है तो वो निर्देशन दे सकता है, लेकिन और जो सोच भले ही अच्छा रखता है और जो उसके पास पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। ये अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है। उत्तर, क्रो एवं क्रो के कथनानुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस प्रकार की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिनको विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो सामान्य कक्षा में बोरिंग महसूस करने लगते हैं, वो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। और जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको भी विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ पीछे छूट जाते हैं, तो उनको भी विशिष्ट बालक कहते हैं। यानी किसी तरह की आवश्यकता होती है जो औसत बालकों से उच्च या निम्न होते हैं, उनको विशिष्ट बालक कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। उत्तर, विकलांग बालक जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से सामान्य गतिविधियां करने में सक्षम नहीं या वह किसी कष्ट या बाधा का अनुभव करता है, विकलांग बालक कहलाता है। उस बालक का कोई अंग कमजोर या विक्षिप्त होता है, यानी शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का उस शरीर में उसमें कमी रहती है या फिर कोई भी भाग कमजोर रहता है, उसी को शारीरिक विकलांगता कहते हैं। वह बालक शारीरिक विकलांग बालक कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है। उत्तर, पिछड़ापन मापने की इकाई बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। प्रश्न संख्या 26 है, अपंगता के 2 कारण बताइए। उत्तर, अपंगता के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है जन्मजात, दूसरा है दुर्घटनावश। यानी अपंगता जन्मजात हो सकती है और आगे चल के, और जो बच्चा जन्म में बिल्कुल सही पैदा होता है तो आगे चल के किसी दुर्घटना से वो अपंग हो सकता है, यानी विकलांग हो सकता है। ये 2 कारण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 27 है, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। उत्तर, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय सार्वभौमिकता से है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी बच्चा कमजोर हो या प्रतिभाशाली हो या सामान्य हो, सभी बच्चों को एक साथ, या कोई भी लैंग्वेज बोलता है, अलग अलग भाषाओं के बच्चों को एक साथ मिलाकर दिया जाने वाला उनको शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है। प्रश्न संख्या 28 है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र लिखिए। उत्तर, शैक्षिक लब्धि विद्यार्थी की आय के अनुरूप सभी विषयों में उसकी उपलब्धि का औसत है। अर्थात शैक्षिक दृष्टि से बालक या विद्यार्थी के अर्जन को ही शैक्षिक लब्धि कहते हैं। शैक्षिक लब्धि IQ बराबर शैक्षिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। प्रश्न संख्या 29 है, श्रवण विकृति क्या है। उत्तर, श्रवण विकृति श्रवण बाधित से पीड़ित व्यक्ति को सुनने में परेशानी या बहरापन हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं सुन सकता तो वह बहरेपन से पीड़ित हो सकता है, इसे ही श्रवण विकृति कहते हैं। यानी सुनने में कठिनाई को ही श्रवण विकृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, आवाज़ की समस्या क्या दोष है। उत्तर, आवाज़ की समस्या वह होती है जब कोई व्यक्ति बोलते समय हिचकिचाते हैं, बोलते समय तुतलाते हैं और बोलते समय शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उसी को आवाज़ की समस्या या दोष कहते हैं। इसके बाद हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण सिद्धांत बताइए। उत्तर, अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण सिद्धांत निम्न है। पहला है व्यक्तिगत शिक्षा। प्रत्येक बच्चे की अपने सीखने की गति और तरीके होते हैं, इसलिए शिक्षण को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा है विशिष्ट कक्षा। सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा का आयोजन करना चाहिए। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक अधिगम बाधित बालकों को विशिष्ट शिक्षा देते हैं। इस कक्षा में शिक्षक पाठ्य विषयों के संबंध में बालकों की सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है,
संरचना और अनुक्रम शिक्षण सामग्री को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 32 है, अपंग बालकों की शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? उत्तर, शारीरिक अपंगता से ग्रसित बालकों को अधिगम व समायोजन की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण बालकों में हीन भावना का विकास होता है, इसलिए अपंग बालक सामान्य बालकों से अलग होता है, इसलिए इन्हें विशेष शैक्षणिक सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है। उचित प्रयासों द्वारा इन बालकों को कुछ हद तक शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा की निम्न विधियों द्वारा इन्हें शिक्षित किया जा सकता है। यानी जो अपंग बालक होते हैं, किसी न किसी रूप में पिछड़े रहते हैं, उनको निम्न शिक्षण विधियों से पढ़ाया जा सकता है। पहला है विशेष शिक्षा, दूसरा है अतिरिक्त कक्षा, तीसरा है विशेष अध्यापक जो उस तरह के बच्चों की मानसिक दशा को समझ सके और धैर्य से उनको शिक्षा दे सके, और तीसरा है विशेष विद्यालय, उनके लिए स्पेशल विद्यालय भी बना हुआ है, और पांचवा है उपचार सुविधा, यानी पहले उनको निदान और उपचार प्रक्रिया द्वारा पहले उनके समस्या को पता लगाया जाए, फिर उसको उचित विधियों का प्रयोग करते उनको शिक्षण कार्य किया जाए, तो उसी को उपचार कहते हैं। तो उपचार सुविधा द्वारा भी उनको पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है? उत्तर, श्रवण बाधित बालकों को सांकेतिक शिक्षा दी जाती है। सांकेतिक भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जहाँ हाथ के इशारों, शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सांकेतिक भाषाएं बोली जाने वाली भाषाओं से संरचनात्मक रूप से अलग होती हैं और इसका प्रयोग श्रवण बाधित लोगों द्वारा किया जाता है। WHO के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2016 में तकरीबन 5 मिलियन भारतीय बच्चे श्रवण विकलांगता का सामना कर रहे हैं। ये 2016 का डाटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, हकलाने की समस्या क्या है? उत्तर, हकलाना एक भाषण का विकार है जो आपके बात करने की लय और प्रवाह को प्रभावित करता है। हकलाना बोलने के तरीकों को बाधित करता है जिससे अपेक्षित आवाज़ें या सुचारू रूप से बात करने के अनेक समस्या पैदा होती है। हकलाना सामान्यतः 2 साल या 7 साल से शुरू हो सकता है। प्रश्न संख्या 35 है, अधिगम असमर्थी बालक कौन होते हैं? यानी अधिगम असमर्थी, यहाँ नाम से यह स्पष्ट है जो पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हों। उत्तर है अधिगम असमर्थी बालक, आप हेडिंग लिखेंगे। इसमें है अधिगम असमर्थ बालकों की भाषा सीखने में और भाव व्यक्त करने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। भावों को व्यक्त करने में भाषा सीखने की अपेक्षा अधिक कठिनाई का अनुभव होता है। अधिगम असमर्थी बालकों में भाषा कौशलों का विकास नहीं हो पाता है, यानी वो शैक्षिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं? संक्षेप में बताइए। उत्तर, मानसिक मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है। यह समस्या बच्चे के विकास वर्षों यानी 0 से 18 साल के दौरान प्रकट होती है। इस समस्या से जूझ रहे बच्चे की सीखने की क्षमता और बुद्धिमत्ता अपनी उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत कम होती है। अपनी इसी अक्षमता के चलते पीड़ित सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। यह समस्या जन्म से या बचपन से ही पीड़ित में मौजूद रहती है। देखिए, इस पूरे प्रश्न में विकलांगता के बारे में ही है। विकलांग से संबंधित जो बच्चे हैं, पिछड़े रूप जो शैक्षिक रूप से पिछड़े रह गए हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बदल के सारे प्रश्न उसी से संबंधित पूछे हुए हैं, तो इसको आप ठीक से पढ़ के जाइएगा। प्रश्न संख्या 37 है, शारीरिक एवं बौद्धिक कमजोर बालकों से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा, शारीरिक एवं बौद्धिक कमजोर बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी शारीरिक एवं बौद्धिक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा कम हुआ होता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी अभी 2 तरह के बालकों को पूछा है। शारीरिक रूप से, यानी जो शारीरिक रूप से जो पिछड़े रह जाते हैं या कमज़ोर होते हैं, और बौद्धिक रूप से यानी मानसिक रूप से। तो इन दोनों की विशेषताएं लिख लेंगे अलग अलग। पहला है बौद्धिक कमजोर बालकों की विशेषताएं। पहला है बौद्धिक कमजोर बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। दूसरा, इनमें पढ़ने एवं ध्यान केंद्रण एवं समन्वय की योग्यता में कमी आती है। तीसरा, कल्पनाशीलता एवं चिंतन योग्यता निम्न स्तर की होती है, यानी बौद्धिक कमजोर बालकों में।
और चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता एवं तर्क शक्ति का अभाव होता है, यानी जो भी मानसिक क्रियाएं हैं सब में बच्चा, ये बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चा पीछे रहेगा। और दूसरे के बारे में पढ़ना था शारीरिक कमजोर बालकों की विशेषताएं। इसमें पहला हो जाएगा शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, स्वयं भोजन करना आदि में प्रगति अत्यंत धीमी होती है, यानी शारीरिक रूप से कमजोर बालक है तो जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं ये नहीं कर पाएगा। दूसरा है किसी भी उद्दीपक से प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लेते हैं। तीसरा जटिल संवेगों का पूर्णतः अभाव होता है, जैसे ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा इत्यादि। जो शारीरिक रूप से कमजोर बालक होते हैं वो अपने में सिमटे रहते हैं, उनमें ईर्ष्या का भावना नहीं होता है और प्रतिस्पर्धा नहीं करते किसी से मुझे आगे निकलना है, क्योंकि वो थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, या तो विकलांग होते हैं, एक पैर नहीं रहता है, या फिर पोलियो रहता है उनको, या फिर वो देख नहीं पाते हैं सही से या बोल नहीं पाते हैं, तो वो उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है दूसरे से, क्योंकि वो अपने आप को पहले मान लेते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। प्रश्न संख्या 38 है समावेशी शिक्षा को प्रकृति बताइए। समावेशी शिक्षा की होगा यहाँ पे, की प्रकृति बताइए। उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की प्रकृति। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला है समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों की अपनी उम्र के छात्रों के साथ कक्षा वातावरण में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों या काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। दूसरा, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित अपेक्षाओं के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। तीसरा, समावेशी शिक्षा बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में व उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी सम्मिलित करने की पक्षधर है। और चौथा होगा समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के सिद्धांत बताइए। उत्तर, प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो शैक्षिक प्रयासों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं। उसके पास आबादी की सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त 2 से 3% बेहतर बौद्धिक क्षमता होता है, यानी अन्य बच्चों से थोड़ा वो तेज होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। और इसमें दिया है और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के सिद्धांत। पहला होगा पाठ्य सहभागी क्रियाओं का अवलोकन करना। दूसरा, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। तीसरा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। चौथा, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण। पांचवा, विशेष विद्यालय में शिक्षा। छठवां, विशेष एवं समृद्ध बाल पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा। और सातवां, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। प्रश्न संख्या 40 है जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तर, शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं निम्न है। पहला है पर्यवेक्षण का स्वरूप गत्यात्मक हो। दूसरा, पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा, पर्यवेक्षण वैज्ञानिक होता है, अतः पर्यवेक्षण में विश्वसनीयता आवश्यक है। चौथा, पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप सत्तात्मक होता है। पांचवा, पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय नेतृत्व पर आधारित होता है। छठवां, पर्यवेक्षण में सीखने की क्रियाओं का विस्तार किया जाता है। सातवां, यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।